नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। दावों और वादों के बीच कांग्रेस ने जो दांव चला है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। किसानों पर डोरे डालने के बाद कांग्रेस ने अब देश के गरीबों को लेकर बड़ा वादा किया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर 48 साल पहले के मुद्दे पर 2019 के सियासी जंग को समझने की कोशिश करेंगे। धमाका बजने जा रहा है। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन हैं और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की चौखट पर कांग्रेस की एक चाल ने उस समय सबको चौंका दिया जब मीडिया के माइकों पर राहुल गांधी ने मिनिमम इनकम गारंटी में 20% गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए का वादा कर दिया। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। 72,000 सालाना के जरिए कांग्रेस ने 272 सीटों के लिए बड़ा दांव चलने की कोशिश की है, क्योंकि 20% गरीब परिवारों के इस परिदृश्य में 5 करोड़ परिवारों के करीब 25 करोड़ लोग आएंगे। 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट स्कीम का फायदा मिलेगा। विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी का कार्ड खेल चुकी कांग्रेस के इस दाव को पीएम मोदी की किसान निधि सम्मान की काट कहा जा रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस वादे को छल और छलावा बता रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं हम सालाना प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपया देने का कार्य करेंगे। मित्रों, ये इससे बड़ा छलावा दूसरा इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। गरीबों का इससे बड़ा उपास दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। राहुल के दाव ने कई और दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मायावती ने जहां कांग्रेस और बीजेपी को ही गरीबी का जिम्मेदार ठहराया है, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गरीबों के लिए तो हमारा दुनिया में काम बोला है। कि बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों की योजनाएं चल रही हैं, समय समय पे योजनाएं बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन अभी भी गरीब खुशहाल नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उदाहरण पेश किए जब सत्ता में आए। तो गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देकर 272 का जादुई आंकड़ा पाने की कोशिश कांग्रेस की। 48 साल पहले कांग्रेस की ओर से ही नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, और अब गरीबी से निकालने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारा आज का सवाल जो दर्शकों से है, ये हम आपको बताते चले। हमारा आज का सवाल है कि क्या गरीबों को 72,000 साल के वादे के सहारे कांग्रेस सत्ता पालेगी? सत्ता में लौटेगी कांग्रेस इस वायदे के साथ कि गरीबों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे? इस सवाल पर आपको अपनी राय, अपना जवाब हमें भेजना है। @महाबहस पर ट्वीट कर अपनी राय हम तक भेज दीजिए। और चलिए सीधे रुख करते हैं पैनल का। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शलभमणि त्रिपाठी हैं प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल दुबे हैं प्रवक्ता रालोद, और डॉक्टर सीपी राय पीएसपी से स्पोक्सपर्सन। किशोर निगम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, 48 साल पहले नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो गरीबी से निकाल लेंगे 25 करोड़ लोगों को और गरीबी ही खत्म कर देंगे। कोई अंतर है इन दोनों नारों में? देखिए, मुश्किल तो हिंदुस्तान की सियासत में ये है, गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, इनके लिए 73 साल से हर पार्टी, हर नेता कह रहा गंगा में खड़े होके कि हम तो इन्हीं के लिए प्राण दिए हुए हैं। और जब सब उन्हीं के लिए प्राण दे रहे हैं 72-73 साल से, छोड़ो मुगलों के समय क्या हुआ, अंग्रेजों के समय क्या हुआ, 72-73 साल से तो अपना शासन है ना, 1947 से, 15 अगस्त से। जिस गति से उन सबका विकास होना चाहिए था, क्या हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब सब उसमें दोषी, जो कहा वो किया नहीं, या किया तो उतनी मात्रा में नहीं किया जितनी मात्रा में करना चाहिए था। थोड़ा अंक गणित भी इसमें समझ लें।
सांख्यिकी भी। भारत की आजादी से लेके अब तक के जो सरकारों का कार्यकाल रहा, उसमें मोटे तौर पर मानिए तो 52-53 साल तो अकेले कांग्रेस का शासन रहा, और जिसमें 10 साल हटा दो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के, तो बाकी जो कांग्रेस का शासन रहा वो अखंड शासन रहा, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस। सीपी राय साहब को याद होगा, जहां चले जाओ कांग्रेस, ग्राम प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके जिला पंचायत से लेके सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कांग्रेस रहा। 11 साल बीजेपी के हिस्से आए, 6 साल वाजपेयी जी के, 5 साल मोदी जी के, फिर देवीगौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, बीपी सिंह, इन सब का जोड़ घटाना कर लीजिए, वो भी कांग्रेस के खाते में आते हैं। देवीगौड़ा और गुजराल भी सपोर्टेड बाय कांग्रेस। 2.5 साल जनता पार्टी का जोड़ लीजिए। योजनाएं सब ठीक होती, योजना कौन खराब बनाता है? मुझे ये कोई बताए आके कि ये योजना हिंदुस्तान में खराब बनी। लिखा पढ़े में कौन सी योजना खराब होती है भाई? पढ़े लिखे लोग योजना बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, अच्छा ड्राफ्ट करते हैं। मैं तो उसके अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए, मैं उसके जमीन पर क्रियान्वयन को देखता हूं। असफल से असफल योजना भी कागज में सुंदर लगती है। कौन सी योजना ऐसी जो कागज में खराब लगेगी? लेकिन क्या उससे गरीब का भाग्य बदलेगा? और दूसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस योजना लाई, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी योजना लाए थे किसानों के लिए, हर 4 महीने में 2,000 रुपए, 6,000 रुपए साल, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन तब कांग्रेस में चिदंबरम साहब ने कहा था, वही चिदंबरम साहब जो इस योजना के शिल्पकार हैं, मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम के, उन्होंने कहा था आजाद हिंदुस्तान में कैश फॉर वोट का सबसे ज्वलंत उदाहरण है यह योजना। कैश फॉर वोट उन्होंने नाम दिया था। अगर वो कैश फॉर वोट था 6,000 रुपया साल, तो 72,000 रुपया साल क्या है? ये धर्मार्थ है। पैमाना एक रखिए, नपना एक रखिए, या तो वो भी गलत और आप भी गलत, या वो भी सही और आप भी सही। नपना तो एक रखना होगा ना। नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए देते हैं तो वो कैश फॉर वोट है, और आप 72,000 देंगे ये वादा कर रही है, क्या कैश फॉर वोट नहीं माना जाएगा फिर? और मेरा तो अपना तजुर्बा ये कहता है, चुनाव की पूर्व संध्या पर हुए ऐलान जनादेश को विभ्रम में डालते हैं, संभ्रम में डालते हैं। उनसे होना जाना कुछ नहीं होता। 14 का भी एक नारा है लोगों के जहन में, और शलभ मणि के जहन में भी होगा। उस नारे ने 14 के जनादेश में मुख्य भूमिका निभाई। उससे बड़ा कोई कारण नहीं था। 2012 में उत्तर प्रदेश में एक नारा आया था, उसने उत्तर प्रदेश के जनादेश को पलट दिया। लैपटॉप, टैबलेट, दिल्ली में अरविंद जी लेके आए थे एक नारा, वाईफाई फ्री, बिजली का बिल फ्री, पानी फ्री, और क्या क्या फ्री। 67 सीटें जीते 70 में। कांग्रेस का खाता नहीं खोला, बीजेपी 3 वर्ष पट गई। यह अच्छा जनादेश के लक्षण नहीं मैं मानता हूं, इसलिए मुझे लगा इस मुद्दे पर चर्चा कर लें। उमाशंकर जी, हो जाए बड़ी भली भला अच्छी योजना है, गरीब के लिए जो हो पाए मैं उस सबके साथ हूं। लेकिन एक सैद्धांतिक सवाल मेरा खड़ा होता है, मैं भाजपा के भी एक काउंटर अटैक से सहमत नहीं सारे, लेकिन एक मेरा जेन्युइन सवाल खड़ा होता है, अगर चिदंबरम के मुताबिक 6,000 रुपया साल किसान को देना कैश फॉर वोट था, तो 72,000 रुपए का कमिटमेंट कैश फॉर वोट क्यों नहीं माना जाए?
अब जी मैं जवाब दूं। जी बिल्कुल, इसीलिए बुलाया आपको मालिक। बात को जरूर समझना होगा कि एक सरकार आती है जो 5 साल के लिए आती है और प्रचंड बहुमत के साथ आती है, जनता से बड़े बड़े वादे करके आती है, किसानों को 24 घंटे बिजली देने का वादा करके आती है। एक सरकार आती है जो 14 दिनों में गन्ना किसानों के टोटल भुगतान का वादा करके आती है, लेकिन 4.5 साल बीत जाते हैं और फिर 5 साल बीत जाते हैं और किसानों को क्या मिलता है? जुमले, गोलियां। अब मंदसौर का घटना याद करिए, आप उन किसानों का याद करिए। उमाशंकर जी, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद ये सब बोलो तो अच्छा लगे। उमाशंकर, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के ना बहस का तरीका बदलो। मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दे दीजिए, फिर पार्टी का स्टैंड रख दीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या प्रवक्ताओं को? फिर मंदसौर से लेके और जहां जाना हो मलेशिया तक जाओ। वही बोल देता हूं। नहीं, मैं देखिए, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं उत्तर प्रदेश में ही बैठ रहे हैं। मैं उसी का सीधा सीधा सच जवाब दे दूं। 5 साल जी आप कुछ ना करें किसानों के लिए, गोलियां मारें, वाटर कैनन चलाएं, मैंने प्रश्न नहीं पूछा। प्रधानमंत्री उमाशंकर, आई एम सॉरी, योजना के नाम पर उमाशंकर जी, आई एम सॉरी, हाथ डाल के मैंने पूछा क्या, आप जवाब क्या दे रहे हो? उमाशंकर जी, आई एम सॉरी। उमाशंकर जी, मेरी बहस का तरीका थोड़ा अलग है। नहीं, मेरी बहस का तरीका अलग है मित्र। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उमाशंकर जी, मेरा प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक था। एक मिनट, अमिताभ जी, एक मिनट रुको भाई, अगर इनको ये योजना एक मिनट लागू रुको करनी थी तो 2014 में सरकार बनने के बाद क्यों नहीं लागू किया? 15 में कर दिए होते। अच्छा, आप बताओगे, 2016 में कर देते, लेकिन कब किया? 2018 आगे आपकी बात चुनाव की पूर्व संध्या आ गई। ठीक है इससे उमाशंकर जी, अब रुकना होगा सरकार की, अब रुकना होगा भाई। उमाशंकर जी की वॉइस अभी बंद करिए, उनकी बारी खत्म हो गई, वो अपनी बात कह चुके। उमाशंकर जी, एक तो मेरी बहस का तरीका थोड़ा और चैनलों से अटपटा है, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन तरीका यही है। एक, मैंने छोटा सा सवाल पूछा, चिदंबरम ने कहा कैश फॉर वोट है, और अगर ये कैश फॉर वोट वो स्कीम है तो ये स्कीम कैश फॉर वोट क्यों नहीं? बड़ा सीधा सा सवाल था एक। और दूसरी बड़ी विनम्र बात कहूं, ऐसी बहस को क्यों आप बियावान में ले जाते हो? मेरी बहस को तमाम चैनल है वहां ले जाओ। अभी आपने कहा कि ये इन्होंने घोषणा अब क्यों लागू की? अभी शलभ कहेंगे कि ये घोषणा 72,000 रुपए साल की इंदिरा जी ने लागू क्यों नहीं की थी, जवाहरलाल ने लागू क्यों नहीं की थी? इन बातों को कोई मतलब है? मनमोहन सिंह ने लागू क्यों नहीं की थी? इन बातों को मतलब है? इसीलिए अजब बात है ये सब में। शलभ मणि, आपको आपत्ति क्या? अगर कोई पार्टी ये कहती है कि गरीब आदमी को 72,000 रुपया साल देंगे उसके परिवार को और महिला के खाते में जाएगा, तो आपको तकलीफ क्या भाई? किसान को भी मिले, गरीब को भी मिले, दलित को भी मिले, वंचित को भी मिले, क्या समस्या है? हाँ, तो हंगामा क्यों बरपा है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश ये सवाल पूछ रहा है अमिताभ जी कि 1971 में एक नारा दिया था माननीय इंदिरा जी ने, और ये कहा था गरीबी हटाओ। उसके बाद राजीव जी आए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाओ। आज राहुल जी कह रहे हैं गरीबी हटाओ। देश में सबसे ज्यादा वक्त तक जिस पार्टी ने राज किया, आज वो किस मुंह से लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही है, ये सवाल उठ रहा है। और ये कहते हैं कि हम जो है किसान लोगों को पैसे देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप उठाकर देखिए, जितनी ज्यादा स्कीम्स में घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ, मनरेगा घोटाला आपको याद होगा, गरीबों के लिए आया। इसी उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच चली और सीबीआई जांच में बहुत से लोग फंसे, पूरे देश में सीबीआई जांच हुई। शौचालय घोटाला हुआ, गरीबों के लिए जो शौचालय आया उसमें भी घोटाला हुआ। अगर इन्होंने 70 सालों में कुछ काम कर दिया होता तो आज प्रधानमंत्री जी को झाड़ू ये प्रश्न नहीं था मेरा, ये प्रश्न नहीं था, नहीं देना पड़ता, ये प्रश्न आपको आवाज नहीं देना पड़ता। एक मिनट, आपको ये कहना चाहिए कि क्रियान्वयन ठीक नहीं हुआ तो हम कौन सवाल उठाएंगे? राहुल गांधी जी सोने की चम्मच घोषणा पर क्या आपत्ति है भाई? राहुल गांधी जी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, उन्हें गरीबों के बारे में क्या पता? अमिताभ जी, वो तो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं सीधे तौर पर। 70 सालों तक राज करते रहे, गरीबों को कुछ भी नहीं दिया। राजीव गांधी ये कहते रहे कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, 90 पैसे लूट लिया जाता है। कौन लूटता था? कांग्रेस पार्टी के दोनों रुके थे। शलभ रुकिए, शलभ रुकिए, ठीक, शलभ आप भी रुकिए, उमाशंकर आप भी रुकिए। मुझे इंटरप्ट किया गया, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। नहीं अमिताभ जी, मेरी बात कंप्लीट 30 सेकंड में कंप्लीट करो भाई।
राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए चलता है, 90 पैसा लूट लिया जाता है। उस लूट को रोकने का क्या प्रयास किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें शामिल थे, गांधी परिवार के लोग उसमें शामिल थे, इसलिए पूरी चोरी में, पूरे घोटाले में, पूरी बेईमानी में राजीव गांधी और उनकी पार्टी के लोग शामिल थे। तो जनता का पैसा उमाशंकर आप भी रुकिए। आज सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो गरीबों की बात करते हैं। राहुल गांधी शलमणि आपको भी रुकना होगा, उमाशंकर आपको भी रुकना होगा। ये देश सवाल पूछ रहा है। उमाशंकर जी ठीक है, गरीबों की ठीक, दोनों को रुकना होगा। दादी जी ने, मैं उमाशंकर जी से एक बात जरूर कहूंगा। ने भी कहा था, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, दादी जी का सपना मेरी बहस में टोका टाकी नहीं होगी, अपने अवसर पर ही बोलना होगा। बाकी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मेरा निवेदन है, मेरे मंच पर अपनी बारी पर बोलो, इस करवद्ध निवेदन है। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नो वे, नो, नहीं चलेगा। समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये नहीं चलेगा मेरे यहां। जहां चलता होगा उनको मुबारक, मेरे पे जिसका नाम पुकारेंगे वही उत्तर देगा। धन्यवाद दोनों प्रवक्ताओं को, भाजपा और कांग्रेस। सीपी राय साहब, वही सवाल, एक बात कही गरीब और अमीर की। हमने ऐसे नेता देखे जो बहुत अमीर परिवारों में पैदा हुए लेकिन ईमानदार रहे, और हमने ऐसे नेता भी देखे जो पैदा तो बहुत गरीब परिवारों में हुए लेकिन बड़े बेईमान रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे 10-20 नाम ले भी सकता हूं, देश जानता है। इसलिए अमीरी गरीबी से मुझे नहीं लगता कि जमीर का कोई बहुत वास्ता है। भला आदमी अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, खैर वो विषय अलग है। सीपी राय साहब, इस योजना से और किसान को 6,000 रुपए और गरीब को 72,000 रुपए, एक कांग्रेस की योजना, एक बीजेपी की, इन दोनों योजनाओं का चुनाव पर कितना असर देखते हैं? देखिए, असर तो पड़ता रहा है। जब भी इस तरह की योजनाएं घोषित हुई चुनाव से पहले, वो चाहे लैपटॉप रहा हो या उसके पहले जो अच्छे दिन की घोषणा और 15 लाख का वादा किया गया था, उसका असर तो पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से देश को मुफ्तखोर बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे जैसे लोग का मानना, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गरीबों के भले के लिए अगर कुछ हो तो उसको किसी को ऐतराज नहीं है। 72,000 करोड़, 72,000 रुपया अगर उन सब लोगों के खाते में चला जाए जो गरीब है, जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जिनकी तादाद मुझे लगता है शायद 20% के आसपास आज बची है, जब 130 करोड़ जनसंख्या है। जब 58-60 करोड़ जनसंख्या थी तो 36% के आसपास थी, उससे घटी वो जो गरीबी की रेखा उससे घट करके नीचे आई है। अगर वो सचमुच वो किया जाए, उसका कोई रास्ता निकाला जाए, तब तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसका हिसाब जोड़ेंगे तो करीब 3,60,000 करोड़ रुपया का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी जो बजट पेश हुआ है उस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। 25 लाख करोड़ के आसपास का देश का बजट होता है। ये 3,60,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा, उसका कोई अभी जवाब नहीं आया है। उसका जवाब आ जाए और ये सचमुच लागू हो जाए, ये 15 लाख की जुमला साबित ना हो, तो इसका हर आदमी स्वागत करेगा और इससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा एतराज इतने पर जरूर है कि देश को मुफ्तखोर बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। वो योजनाएं क्यों नहीं बनती जिनसे लोगों को खुद रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले और लोग अपने पैरों पर खड़े हो। और गरीबी की रेखा जो स्वरोजगार के कारण, लोगों की जागरूकता के कारण 36% से घट करके 20-22% आई है, वो शून्य की तरफ जाए, वो क्यों नहीं लागू हो रहा है। एक लंबे अरसे से उस पर काम बंद हो गया है और ये तात्कालिक तौर पर घोषणाएं देकर के मछली पकड़ना सिखाइए। मछली ठीक है सीपी राय, मछली पकड़ना सिखाइए, मछली खिलाइए नहीं। आप एक बार खिला देंगे, 2 बार खिला देंगे, फिर बड़ी अच्छी बात कही। एक बात सीपी राय साहब ने जो उठाई उस पर मैं एक उत्तर दूंगा, फिर किशोर निगम के पास जाऊंगा, फिर अनिल दुबे साहब के पास आऊंगा। सीपी राय साहब ने एक सवाल उठाया, पैसा कहां से आएगा। ये प्रश्न उठ रहा, सोशल मीडिया में भी उठ रहा, पॉलिटिकल उससे भी उठ रहा, शलभ मणि की पार्टी के भी लोग कह रहे। एक छोटी सी अपनी बुद्धि से बात कहता हूं, मैं अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन एक पत्रकार के नाते जितनी निगाह रख सकता हूं उतने हिसाब से एक बात कहता हूं। 15-16 वित्तीय वर्ष, 15-16, 16-17, 17-18, 3 लगातार फाइनेंशियल ईयर में कॉर्पोरेट टैक्सेस में जो छूट दी गई वो 3,50,000 करोड़ से ज्यादा की है प्रति वर्ष। 3.5 लाख करोड़ पर ईयर से ज्यादा की है। 15-16 में, 16-17 में, एक साल वो नहीं देंगे आप टैक्स की छूट कारपोरेट उनको सेक्टर को,
तो ये पैसा पूरा हो जाएगा, कुछ बच भी जाएगा। भारत जैसे बड़े उसको इतनी के लिए अभी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, उसके तो रास्ते हैं, बशर्ते ईमानदारी से चीजें लागू हों। अशोक निगम साहब, किसान को पैसा दिया जाएगा, एक तो वो योजना, अब उनने कहा 6,000 रुपए साल देंगे। ये राहुल गांधी आए, इन्होंने कहा 6,000 रुपए महीना देंगे। तो 6,000 रुपए साल बनाम 6,000 रुपए महीना, इन दोनों मामलों का चुनाव पर, जनादेश पर क्या फर्क देखते हैं? और मैं इस बात से सीपी राय की सहमत हूं कि इस तरह की जो लुभावनी योजनाएं होती हैं वो बिजली की तरह असर करती हैं लोगों के मन पर, चाहे मनरेगा रहा हो, चाहे लैपटॉप रहा हो, चाहे 15 लाख रहा हो, चाहे घड़ी अंगूठी ट्रांजिस्टर रहा हो, चाहे स्कूटी रही हो राजस्थान में। किशोर निगम जी साहब, देखिए साहब, ये सब तो राजनीतिक रिश्वतखोरी है, जिसका लाभ हो सकता है बड़ा आंशिक रूप से मिल जाए, लेकिन देश की जनता इस तरह के वायदों और घोषणाओं की परिभाषा जानती है, ये क्यों और किस लिए किए जाते हैं, इसके बारे में भी उसको जानकारी है। हो सकता है कुछ जो अशिक्षित लोग हों उनके ऊपर असर पड़ जाए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों पर वो जानते हैं कि इस तरह की घोषणाएं हमेशा चुनाव के समय की जाती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। अशोक निगम, मैं आपकी बात से इसलिए मुतमईन नहीं हो पा रहा दोस्त क्योंकि मैंने देखा टैबलेट नाम की, एक सुन लीजिए, टैबलेट नाम की चीज बटी नहीं, सॉरी किशोर निगम, टैबलेट नाम की चीज बटी नहीं, एक भी टैबलेट नहीं बटा, लेकिन सरकार आ गई, लैपटॉप भी 10, 12, 15 लाख बटे, सरकार तो आ गई ना 5 साल के लिए, 15 लाख पे सरकार तो आ गई। जयललिता ने कहा था कि हम मंगलसूत्र देंगे हर बिटिया की शादी में सोने का, सरकार तो आ गई थी वापस, दोबारा किसी की सरकार तमिलनाडु में आई नहीं, एमजीआर के समय से लेकर आज तक, लेकिन जयललिता दोबारा आई। दिल्ली हमने देखा अरविंद केजरीवाल, ये कौन कहता कि इन चीजों का असर नहीं होता, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। मैं इस धारणा से सहमत नहीं। अभी तक तो अनिल दुबे जी बात जो लोग नहीं, अभी तक मैं 20 उदाहरण बता दिए, मैंने 20 सरकारों के चुनावों के उदाहरण बता दिए, आप कहेंगे तो 40 बता दूंगा, जब ऐसी घोषणाओं ने बाजी पलट दी। 78,000 करोड़ किसान का कर्ज माफ हुआ था और उमाशंकर बैठे, जाती हुई सरकार वापस आ गई थी। ये देश बड़ा विचित्र है। और शलभ मणि से पूछ लीजिएगा अभी जब ये बहस खत्म हो जाए, छत्तीसगढ़ में ये क्यों हारे बुरी तरह, इन्हीं की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा था, जो नीति निर्धारक समूह में है, कि चूंकि कांग्रेस ने भाव 2500 रुपया कुंटल धान का भाव का वादा कर दिया, उसने हमारे सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। मिले नहीं मिले छोड़ो, वादा तो है ना, और एक बार आपने शपथ ले ली तो 5 साल राज करते हैं, फिर कोई नहीं हिला सकता। अनिल दुबे, बाकी जो उत्तर प्रदेश में तमाम केमिस्ट्री है, अंकगणित है, जाति समीकरण है, ठाकुर किधर, बनिया किधर, ब्राह्मण किधर है, ओबीसी किधर, महा ओबीसी किधर, दलित कहां, महादलित कहां, जो दुनिया का सब चल रहा है, इन सबसे इतर ये जो नया खेल आ गया, जो गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक सीधी मार करेगा देश भर में, आपको इसकी तासीर क्या समझ आ रही है अभी एज ऑफ नाउ? देखिए अमिताभ जी, चुनाव की घोषणाएं हैं, चुनाव के समय राजनीतिक दल अपनी घोषणाएं करते हैं, और घोषणाएं पहले भी हुई हैं, पहले भी राजनीतिक दलों ने की हैं, और मैं समझता हूं कि घोषणाएं आपने जो कहा कि चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, या अन्य घोषणाएं जो हुई चुनाव के समय असर करती, मैं भी इससे सहमत हूं कि असर करती हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी उठता है कि जब उसी जगह पर जनता ये सोचती है कि 15 लाख रुपए का वादा था, 15 लाख रुपए की जगह पे 2,000 रुपए मिले, जो है आमदनी 2 गुना करने का वादा था और किसान के कपड़े उतर गए, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का वादा था, लेकिन लागत भी जो है किसान को नहीं मिली।
तो जब इस तरह की बातें जनता के सामने आती हैं कि एक सरकार जो 5 साल तक राज कर रही है और सरकार बनने के पहले जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे हुए, तो इस बात का भी कहीं ना कहीं जनता आकलन करती है। लेकिन आज जो वादा एक पार्टी ने किया, मैं उस पर बहुत ज्यादा इसलिए जाना नहीं चाहता कि मैं इनसे उस समय पूछूं जब इनकी सरकार बने और ये उस पर काम करें या न करें, कैसे करें, तब तो उनसे सवाल किया जाए। लेकिन आज मैं ज्यादा जरूरी इस बात को समझता हूं कि जो वादा पिछली जो इस सरकार ने किया, जिसने 5 वर्षों तक राज किया, 5 वर्षों तक जो है वादे करते रहे, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा था। ठीक है अनिल दुबे, ठीक है, आपकी बात आ गई, मुझे ब्रेक लेना है। दुबे साहब मुझे ब्रेक लेना, आपकी बात आ गई अच्छे से, ठीक है, ठीक। अनिल दुबे जी कह रहे हैं कि आज मैं इनसे क्यों पूछूं, मैं तो पिछले से पूछूं। तो मैं अनिल दुबे जी से बहुत विनम्रता से असहमति जताते हुए टिप्पणी करके ब्रेक पर चला जाऊंगा। दुबे जी, देश की प्रमुख विपक्षी दल, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक बड़ा वादा लेकर आई है, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। बिल्कुल, चुनाव सिर पर है, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में विमर्श कहां रहेगा। ये क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है क्या? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है क्या? ये मधु कोड़ा की पार्टी है कि ठीक है कहीं भी कुछ बोल दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कुछ कहती है तो उस पर चिंतन होना चाहिए देश का। अमिताभ जी, चुनावी मौसम है, वादों का मौसम है। बीजेपी ने किसानों को सालाना 6,000 रुपए का वादा किया, कांग्रेस जवाब में सालाना 72,000 रुपए गरीबों के लिए ले आई। क्या अब इसका जवाब बीजेपी में तलाशने की कोशिश हो रही होगी? हालांकि अभी तक तो कोशिश यही दिख रही है कि जो वायदे राहुल गांधी ने कहे हैं उसे हवा हवाई साबित कर दें। नहीं, अब तो समय कम है उतने बड़े वादे के लिए, इसलिए अब तो इसी वादे पर लड़ना होगा जी। कांग्रेस को 6,000 रुपए साल किसान को जो बीजेपी ने किया, सरकार ने किया, उस पर उससे लड़ना होगा, और कांग्रेस भाजपा को लड़ना होगा 72,000 रुपए साल के वादे पर। शलभ मणि, ये आपके 6,000 के काउंटर में 72,000 आया है। अगर आपके काउंटर में आया तो फिर वॉल्यूम में बड़ा अंतर है, बार छंग 72, 6 गुना। मैं आपको ही बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि राहुल जी को कुछ आंकड़े बनाने में कुछ उनसे गलती हुई, क्योंकि अगर 55 मंत्रालयों की आप स्कीम देखेंगे तो वैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से 1,08,000 रुपए जा रहा है हर गरीब के पास। तमाम सारी योजनाएं जो जा रही हैं, जनधन खातों के जरिए, जो उज्ज्वला स्कीम के जरिए, सब्सिडी के जरिए, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए लेकर आए हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो योजना है, इसको लेकर इसलिए भी लोगों का विश्वास नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जी और गरीबी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी चीज है। राहुल गांधी जी को ना तो गरीबों को चिंता है, न गरीबी को उन्होंने देखा है, और उनकी जितनी पीढ़ियां रही हैं, इंदिरा जी से शुरू कीजिएगा, राजीव जी तक आइएगा, जितनी भी स्कीम्स आई हैं, ये स्कीम्स केवल गरीबों के नाम पर आई जरूर हैं, लेकिन उन स्कीम्स का पैसा लूटा है बड़े लोगों ने। चाहे वो कर्जा माफी की स्कीम रही हो, आपको याद है कि कर्जा माफी की जब स्कीम आई तो दिल्ली के बहुत से कारोबारियों का पैसा कर्जा माफ कर दिया गया। जो मनरेगा की स्कीम आई हो, चाहे जो गरीबों के लिए टॉयलेट की स्कीम आई हो, आज अगर 70 साल बाद गांव गांव में बिजली पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रधानमंत्री जी को उतरना पड़ा है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आज गांव गांव में शौचालय पहुंचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी को अभियान चलाना पड़ा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गरीबों को छत देने के लिए आप मान रहे हो कि ये योजना चुनौती नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है शलभ मणि, बीजेपी मान रही है कि राहुल गांधी की ये घोषणा मेरे लिए चुनौती नहीं। ठीक बात, ठीक 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 है शलभ, अब रुकिए। उमा शंकर जी, इनके 6,000 के जवाब में आप 72,000 ले आए, ठीक, आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन ले तो आई, मैदान में तो उतारी दिए, एक तरफ 6,000 एक तरफ 72,000। यही है कि भाई 6,000 से जो इन्होंने एक गेम चेंज करने की कोशिश की, आपने कहा कि लो भैया आप अंगूर लाए, मैं तरबूज रख देता हूं सामने, ऐसा ही है मामला। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, हमारी विकास की एक सतत प्रक्रिया है अमिताभ जी, और हम उसी प्रक्रिया को धीरे धीरे लागू करते हैं। आप देखिए, 1971 की बात, गरीबी हटाओ की बात शलभ त्रिपाठी जी कर रहे थे। क्या देश में गरीबी उन्मूलन नहीं हुई है? जिस स्थिति में 1947 में अमिताभ जी देश आजाद हुआ था, उससे देश कहां तक पहुंच गया? मैं कह रहा था कि हम सैटेलाइट के माध्यम से चांद तक पहुंच गए।
और अभी तक सलभमर त्रिपाठी और उनकी पार्टी 1947 रट रही है। जब देखो आप इतिहास में चले जाते हैं, जिस देश में 3.17 लाख करोड़ रुपए ये कुछ चंद चुनिंदा उद्यमी मित्रों के नरेंद्र मोदी जी माफ कर देते हैं, उस देश के अगर 25 करोड़ गरीबों का 3.6 करोड़ रुपए सरकार देती है तो इसमें कौन सा गलत है? आश्चर्यजनक रूप से मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं गरीब परिवार का, लेकिन जब गरीबों को कुछ देने की बात आती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। अरुण जेटली जी को देखिए, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए कि नहीं ये बड़ा गंदा, ये बड़ा वैसा, ये लागू नहीं हो सकता। अरे जिस देश में 15 लाख रुपए हर खाते में देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में की है, आज ये कह रहे हैं 72,000 लागू नहीं हो सकता। हमने मनरेगा आगे बात आगे फुल्ली लागू किया। ठीक है उमाशंकर, आगे बात आगे 14 करोड़ अब रुकना होगा गरीबी भाई, रुकना होगा। ये अमिताभ, ठीक है, थैंक यू, रुकना होगा। किशोर निगम 6,000 बनाम 72,000, जनता के मन की बात क्या होगी? नहीं, निश्चित तौर पर इसका असर होगा आंशिक तौर पर, लेकिन आप जो समझ रहे हैं कि चुनावी बिसात पलट जाएगी, इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा भारी कोई फायदा होने वाला है कांग्रेस को। उनको 6,000 से फायदा होगा, भाजपा को नहीं। भाजपा को 6,000 रुपए साल वाली स्कीम से फायदा होगा चुनाव में। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं उनको ज्यादा फायदा होगा 6,000 वाली से या इनको ज्यादा फायदा होगा 72,000 वाली से? ये पूछ रहा हूं निगम साहब। नहीं, इनके साथ 5 साल की उपलब्धियां या कमियां वो भी काउंट होंगी ना इनसे वोट डालने के समय। ठीक है भाई, ठीक है। सीपी राय साहब, बेरोजगारी के नाम पर झूठ, हर बात पे जुमला, किया क्या उपलब्धि? अरे उमाशंकर, ये लगातार बोलने का मंच नहीं मित्र। आपका अवसर आए तब बोलिए, उसके बाद नहीं। क्षमा करिए मुझे। सीपी राय साहब, 6,000 बनाम 72,000, जी, जनता के मन की बात क्या पढ़ पा रहे हैं आप? अपनी पार्टी की बात मत बताइए, जनता के मन में क्या पढ़ पा रहे हैं वो बताइए। नहीं, मैं तो तटस्थ रूप से बात करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि जब इस तरह के नारे और इस तरह के वादे आए हैं, उन्होंने अगर जनता तक को पहुंचाने में पार्टियां कामयाब रही हैं तो उसका लाभ उस पार्टी को मिला है। लेकिन मैंने साथ में यह भी जोड़ा कि यह देश हित में नहीं है, यह मुफ्तखोरी है। तिवारी जी के बाद, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपकी बहुत गंभीर डिबेट है, एनडी तिवारी जी के बाद आपने देखा कि कोई भी उस तरह के काम होने बंद हो गए जिससे लोगों को रोजगार मिलता। उस जमाने में अगर ताला उद्योग था कानपुर में, अगर जूता उद्योग था आगरा में, अगर कहीं पर पॉटरी का उद्योग था, विभिन्न तरह के कॉर्पोरेशन ला के इसी कानपुर से हम लोग निकलते थे। शाम के टाइम में हजारों की संख्या में मजदूर निकलता था। रायबरेली, सुल्तानपुर से लेकर इलाहाबाद के इलाके तक तमाम रोजगार डेवलप हुए थे। लेकिन एनडी तिवारी के जाने के बाद, उसके बाद मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक दौर आया था राजीव गांधी जी का, जब वो नया ये आधुनिकीकरण लेके आए थे और पीसीओ के नाम पर, कंप्यूटर के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन उसके बाद सिर्फ इन वादों पर चीजें चल रही हैं, जिसको मैं गलत मानता हूं और ये मुफ्तखोरी है। मुफ्तखोरी की आदत डाल करके आप जनता का भला नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म योजनाएं बननी चाहिए। और मैं एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैंने पहले कहा कि 36% लोग थे गरीबी की रेखा के नीचे पहले, वो करीब 20-22% रह गए। लेकिन कोई इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन मेरा कहना यह कि जब से नौजवान ने यह तय किया कि कोई काम अच्छा बुरा नहीं होता, उसने ढाबे खोलने शुरू कर दिया, दुकान लगानी शुरू कर दी, टेम्पो चलाना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, कोई माने ना माने मैं सहमत हूं। देश में गरीबी तभी कम हुई, देश में गरीबी तभी कम हुई। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं। जी ठीक बात, ठीक है शिवराज जी, ठीक बात। एक बात और कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जी जनसंख्या का, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का, ठीक है, वो बहस डिटेल हो जाएगी राय साहब, बहस डिटेल हो जाएगी, बहस डिटेल हो जाएगी, जनसंख्या पर चले जाएगी तो बहस डिटेल हो जाएगी। उसके लिए 2-3 दिन चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन टाइप का मामला करना पड़ेगा, तब बहस हो पाएगी। जनसंख्या बहुत बड़ा विषय है, उसके तमाम आयाम है। एक बात जो सीपी राय साहब ने कही वो मुझे भी स्मरण आती है, कई मंचों पर मैंने कहा भी। उमाशंकर अब आपके पास नहीं आएंगे, माफ करिए। नोएडा की स्थापना के बाद
उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा कोई काम दूसरा नहीं हुआ। ना नहीं नहीं, आप नहीं आएंगे, ना ना ना, सॉरी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो माल रोड, माल एवेन्यू में। नोएडा की स्थापना के बाद उसके स्तर का कोई दूसरा बड़ा काम उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा। एक नोएडा ने उत्तर प्रदेश की सरकारों के लिए कुबेर का काम किया। पूरब में भी जो योजनाएं जाती है उनका वित्त पोषण नोएडा से होता है। दूसरा नोएडा नहीं खड़ा हो पाया। वो बात जो सीपी राय करे उसमें भी वजन है, उस ओर भी चिंतन होना चाहिए। लेकिन कौन करे, रोटी बनाए कौन, इतना परिश्रम करे जब मैगी से काम चल रहा है, और मैगी भी डब्बे वाली। ये डब्बा में मैगी होती, उसमें गर्म पानी डालो, ढक्कन बंद करो, हिलाओ, 2 मिनट बाद खा लो। बताइए इससे सरल कुछ हो सकता है चुनाव? अनिल दुबे, क्या भारत के राजनीतिक दल 2 मिनट मैगी कल्चर पर आ गए हैं? करना धरना कुछ ना पड़े, सपने उछालो, सपने बेचो, जय श्री राम। वही स्थिति है क्या आप सब लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सपने बेचने का तो काम हो ही रहा है। सपने बेच करके सत्ता भी हथियाई गई और लोग कामयाब भी हुए, सपने बिके भी। नहीं, सब बेच रहे हैं। अब जब बात है, मैंने कहा आप सब लोग बेच रहे हो सपने ही, मैंने कहा आप सब लोग सपने ही बेच रहे हो। नहीं, सपने कुछ, मैंने सबको शामिल किया, आपने अपने को अलग कर लिया, यही तो समस्या है। सब लोगों को कहा जाए, अरे कुछ नहीं, आप भी बेच रहे हो। अब मैं इतिहास में जाऊं क्या दुबे जी? लोग मैं जाऊं इतिहास में? मैं आपके संदर्भ में इतिहास में जाऊं क्या? आपको नहीं, आपको बड़े चौधरी साहब से बात शुरू करेंगे फिर। मैं उससे कहां इनकार कर रहा हूं कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं। मैं बड़े चौधरी साहब से बात शुरू करें। सपने तो बेचे गए। हम जहां तक गरीबी की बात है, तो गरीबी तो है ही है, गरीबी के पर इंतजाम होने चाहिए। गरीबी से निपटने के उपाय हम लोग भी सोचेंगे, हमारा गठबंधन भी सोचेगा कि गरीबी कैसे खत्म हो, इस पर हम लोग भी कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छा, अभी तक अब गरीबी से निपटने का उपाय सोचेंगे, बताओ। अब प्रणाम करने का मन करेगा कि नहीं आपको? अब उपाय सोचेंगे। अरे भाई साहब, आदमी की सांस बंद हो रही है, आप कह रहे उपाय सोचेंगे? प्रभु, ननकू और रज्जाक भूखे मरे जा रहे और आप कह रहे हैं चिंतन करेंगे। जब भाई हम उस पर चिंतन करेंगे कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। जब कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो उसमें इन उपायों पर चर्चा होगी। अच्छा, एक बात बताओ, पहले पार्टी तो अच्छा एक बात कहूं दुबे जी, नहीं एक बात कहूं, आप लोग ऐसी बात बोल के मुझे विवश कर देते हो कि मैं कुछ ऐसी टिप्पणियां करूं जो व्यक्तिगत संपर्कों को खराब करती हैं, पीआर को। जब चौधरी साहब थे, बड़े चौधरी साहब चरण सिंह जी, तो गरीबी हटाने चिंतन नहीं हुआ जी। फिर अजीत सिंह जी लगभग बहुत सारी सरकारों में मंत्री रहे, तब चिंतन नहीं किया। ऐसी स्थिति तो अभी 2-4-5 साल से आई है ना, वरना तो प्रभावशाली रहे चौधरी साहब। हम किसानों के हक तो क्या किए? आज भी लड़ रहे हैं। अमर लड़ नहीं रहे, जब आपके हाथ में कलम थी तो क्या किया? मैं वो पूछ रहा हूं। लड़ना तो सभी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहा हूं। लड़ने क्या मतलब है? शर्म करे, मैं भी लड़ रहा हूं। जितनी ताकत हमारे पास रही, हमारे पास जब भी कोई ताकत आई, हमने उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी, उस वर्ग के लिए काम किया। चाहे चौधरी साहब ने अपने कार्यकाल में हो, चाहे आपको प्रणाम दुबे जी, आपको प्रणाम। मैं ठीक, मैं अभी शलभ मणि हमसे ये कहें कि भैया हम संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप गलत का बात बोल रहे हैं। आप संघर्ष करने के लिए तो हमने चुन के भेजा नहीं, आपके हाथ में कलम दी, फैसला करिए, गरीब का भाग्य बदलिए। संघर्ष का क्या मतलब है भाई? संघर्ष उमाशंकर करे, सीपी राय साहब करें, समझ आता है। वैसे ही मैंने कहा, जब आप लोगों के हाथ में सत्ता रही, ये भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है कि हर किसी पार्टी के पास सत्ता रह चुकी है, और जिनके पास इंडिविजुअली नहीं रहे वो सत्ता में शामिल रहे। तब गरीबी मिटाने के लिए कौन सा झंडा गाड़ दिया? शायद अमिताभ जी, अनिल दुबे कह रहे होंगे कि अब गठबंधन जो है वो नए सिरे से विचार करेगी। गठबंधन पहले नहीं था ना, अब गठबंधन हुआ है तो शायद अब गरीबी को लेकर नया कोई मत, नया विचार सामने आए। चलिए, दर्शकों का क्या कहना है वो जान लेते हैं। हमने आज सवाल किया था कि क्या गरीबों को 72,000 साल के वायदे के सहारे कांग्रेस सत्ता में लौटेगी?
क्या ये वादा काम करेगा, जादुई असर दिखाएगा, कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने में मददगार साबित होगा? इस पर जो दर्शकों की राय है, जनता की राय है, 49% लोगों का कहना है कि हाँ, ये जो वादा है वो काम कर सकता है। 47% इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 4% कोई राय नहीं बना पा रहे हैं। अमिताभ जी, आपका एडिटोरियल कमेंट। मैं तो इस जनादेश से बड़ा प्रसन्न हुआ। ये जनादेश भारत के आम जन के परिपक्व होने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसका मतलब भारत का आवाम यहां तक तो यात्रा कर आया कि आधा आधा डिवाइडेड है। आधा ही मान रहा है कि हां सब हो जाएगा, आधा करे ना जी ना। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए, जब कर दोगे तो बधाई देंगे, उससे पहले नहीं। यह प्रतिशत और घटना चाहिए। मैं तो कहता हूं वादों पर वोट नहीं, कर्म पर वोट, प्रदर्शन पर वोट, वादों पर वोट नहीं। एक खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे मन में आ रही इसलिए कहूंगा जरूर। शलभ मणि जी से भी, अनिल जी से भी, उमाशंकर जी से भी, सीपी राय भाई से भी, आप सब लोग ये जो कंपटीशन चलाए हो ना, मान लीजिए कल को कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आप लोगों से भी ज्यादा मुतफन्नी हुआ, क्रिएटिव हुआ, मुतफन्नी मतलब क्रिएटिव हुआ। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और अपने अपने आला कमान को भी बताइएगा। और उसने ये कह दिया कि भाई हमारे कैंडिडेट को वोट जिताओगे तो हर घर में एक 4 पहिए की गाड़ी जाएगी, चाहे जो चुन लेना, और 5,000 रुपया डीजल के हर महीने कलेक्टर के यहां से मिलेंगे। पर्चा नहीं भर पाओगे, पर्चा भर दोगे तो पोलिंग पर एजेंट नहीं मिलेगा, ना सीपी राय की पार्टी को, ना उमाशंकर की, ना शलभ मणि की, ना अनिल दुबे की। पूरा देश उसके पीछे भाग रहा होगा और 415 राजीव गांधी पाए थे, वो 425 जीत के आएगा। ऐसे भारत रखना चाहते हैं क्या? ऐसे भारत बनाना चाहते हैं? आज ये बात आपको हंसी लग सकती है, लेकिन आप लोग जिस ढंग से खेल खेल रहे हो, वो दिन आएगा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी पैदा हो जाएगा जो कहेगा मेरा कोई घोषणा पत्र नहीं, हर परिवार को एक 4 पहिया की गाड़ी और घूमने के लिए 5,000 रुपया का डीजल। तब क्या करिएगा? तब सीपी राय बात करेंगे लोहिया की, जनेश्वर मिश्रा की, जयप्रकाश की, तो लोग कहेंगे चाचा बैठो घर, आपका टाइम ओवर। गाड़ी मिल रही है, उधर जाएंगे कि सीपी राय की सुनेंगे? बताइए। ऐसा भारत मत बनाइए। प्रदर्शन पर वोट होना चाहिए। जो आज सत्ता में है उनका आज का प्रदर्शन चेक होना चाहिए, और जो सत्ता में पहले रहे उनके पहले का प्रदर्शन देखिए, उनकी विश्वसनीयता, उनकी सत्यनिष्ठा वहां से परखिए। पहले जो कहा था वो ठीक किया था क्या? अगर किया तो मानिए आगे की बात भी भरोसे की है, नहीं तो काहे का सपना। पूरी दिल्ली में एक आंधी चली थी, आंधी, जिससे पूछो वो कहे भैया बिजली का बिल आधा, पानी का बिल आधा, वाईफाई फ्री, और क्या चाहिए जिंदगी में? क्या हुआ? अब रोते फिर रहे, ढूंढ रहे। आम आदमी पार्टी वाले तो 5 साल सरकार में रह लिए ना, और गठबंधन हो जाएगा उमाशंकर की पार्टी से आजकल में अगर, तो फिर लौट के आएंगे। तब ये रास्ता ठीक नहीं। मैं जनता से भी कहूंगा, ठोस धरातल पर व्यक्ति को परखिए, नेता को परखिए, नीतियों को परखिए, सिद्धांतों को परखिए, घोषणाओं को परखिए। और एक बात मैं और कहूंगा, सब सरकारों ने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से गरीबी कम करने की कोशिश जरूर ही की होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उस पर आक्षेप लगे। लेकिन इस देश की गरीबी अगर वास्तव में दूर हुई है, कम हुई है, दूर तो नहीं हुई, कम हुई और बड़ी मात्रा में कम हुई। इसलिए मैं निराशावादी भी नहीं हूं कि मैं कहूं, छाती पीटूं कि सब बुरा है मुल्क में, तो वो इस देश के पुरुषार्थ से हुई है। इस देश का पुरुषार्थ है जिसने इतनी लंबी यात्रा तय की।
सरकारों को श्रेय है, जितना मिलना चाहिए उतना ही श्रेय है, जवाहरलाल जी से लेकर आज तक, उससे ज्यादा श्रेय नहीं। 75% श्रेय इस देश के आम आदमी को जाता है, आम आदमी को। अभी मैं कैराना था कुछ दिन पहले, वहां कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि भैया, हमने 65 की लड़ाई में 1-1 रुपया चंदा करके भेजा था। ये देश वो है, ये देश वो है। उन्होंने कहा अमेरिका के गेहूं से भारत मुक्त हो, इसके लिए हमने हाड़ तोड़ मेहनत की। योजना इंदिरा जी लाई, लेकिन वो भारत का किसान था जिसने भारत के पेट में, भारत की जमीन पर उपजा अन्न दिया। इसलिए उसको प्रणाम करता हूं, उसकी उद्यमशीलता को प्रणाम करता हूं, उसकी जिजीविषा को प्रणाम करता हूं, उसके संघर्ष को प्रणाम करता हूं। और एक बात अंत में कह के बात समाप्त कर दूंगा। अनिल भाई ने कहा कि अब हम लोग चिंतन करेंगे गरीबी पर, नए सिरे से कि कैसे कम हो। न गरीबी नई है, न गरीबी के आयाम नए हैं, अब चिंतन क्यों? ये चिंतन तो 15 अगस्त 1947 को ही हो जाना चाहिए। धन्यवाद।